अर्नब गोस्वामी। दोस्तों, आप मेरे साथ देख रहे हैं एक बार फिर पूछता है भारत। दर्शकों, पूछता है भारत के दर्शकों, आपको याद होगा कि 24 फरवरी को दिल्ली में दंगे हुए थे। इस दंगे की एक एक सच्चाई मैंने देश को दिखाई थी उस वक्त। मेरा हर दावा, रिपब्लिक भारत का हर दावा, हर सबूत और हर सच साबित हुआ। दिल्ली के जाफराबाद और चांदबाग में जो दंगे हुए, आज दिल्ली पुलिस ने उसकी चार्जशीट दाखिल की है और मुझे गर्व है, आज गर्व है दोस्तों कि हमने खतरों से खेलकर, जान की बाजी लगाकर जो रिपोर्टिंग उस वक्त की थी, दिल्ली दंगों की जो सच हमने दिखाई थी, पुलिस की चार्जशीट में वही बात, एक एक वही बात कही गई है। दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन है। ताहिर हुसैन दोस्तों, ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी का पार्षद था, दंगे में ताहिर का साथ दिया उमर खालिद ने। हां दोस्तों, वही उमर खालिद जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, वही जेएनयू गैंग वाला उमर खालिद। और इन लोगों को पैसा दिया पीएफआई ने। याद करिए दोस्तों, ये तीनों चेहरे इसी स्टूडियो में बैठकर मैंने इन तीनों को बेनकाब किया था। मैंने कहा था कि दंगे की पूरी दास्तान इन्हीं लोगों ने लिखी थी। मैं पूछता हूं आज, अब कहां छिप गए वो लोग जो ताहिर हुसैन को हीरो बना रहे थे? कहां छिप गए वो लोग? अब कहां है वो लोग जो कह रहे थे कि दंगे के बहाने में एक धर्म के लोगों को फंसाया जा रहा है? इसमें धर्म की बात कहां से आ गई? अब वो लोग फंस गए हैं दोस्तों, जो दंगाइयों को दोस्त बन रहे थे। आज फिर सच जीता है और साजिश की हार हुई है। यह कांस्टेबल रतनलाल और अंकित शर्मा के बलिदान की जीत है। यह सच के लिए लड़ने वाले हर इंसान की जीत है। इसलिए आज पूछता है भारत कि दिल्ली दंगों की तैयारी शाहीन बाग में हुई तो क्या दंगे कराने के लिए शाहीन बाग में प्रदर्शन वाला दिखावा किया गया? पूछता है भारत। 14 दिन तक आम आदमी पार्टी के पार्षद ने दंगों की तैयारी की। इतनी बड़ी साजिश का पता अरविंद केजरीवाल को कैसे नहीं चला? पूछता है भारत। अगर सीए के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे थे तो घरों में तेजाब और घरों में पेट्रोल बम रखने की सलाह क्यों दी जा रही थी? पूछता है भारत। और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जो सरकार के विरोध के नाम पर दंगाइयों के दोस्त बन जाते हैं, जो दंगाइयों को बचा रहे हैं, उन पर चार्जशीट कब होगी? उन्हें सजा कब होगी? यह सवाल भी मैं नहीं, पूछता है भारत। दिल्ली के सीने पर इन दंगों के जख्म आज भी जिंदा हैं। इन दंगों में 52 लोगों की मौत हुई, 526 लोग घायल हुए, 371 दुकानें जली, 142 घर जले। इस दंगे के पीछे की वजह बताई गई सीएए का विरोध। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है वो बताती है कि ये सीएए का विरोध नहीं, देश का विरोध था। और दंगों के दौरान जो तैयारी थी वो 2 इलाकों को नहीं, पूरी दिल्ली को जलाने की थी। ताहिर हुसैन, इन्होंने पैसे लिए हैं, वो भी जब दिल्ली में राइट्स हो रहे थे। चिंताजनक विषय, और कानून की सख्त से सख्त कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। पूरी बात बाहर निकलनी चाहिए। दिल्ली दंगों की चार्जशीट में भले ही नाम सिर्फ 15 लोगों का है, लेकिन इसके पीछे कई चेहरे छिपे हुए हैं। वो लोग जो अपनी ही पार्टी के दंगाइयों पर मुंह सिलकर बैठे रहे। क्या दंगाइयों के साथ इनकी मौन स्वीकृति थी? और दूसरा चेहरा वो लोग हैं जो सरकार के विरोध के नाम पर दंगे वाला दांव चल रहे थे। वहाँ कोई ने किसने भी इस तरह से देश के विरोध में या लोगों को भड़काने के कोई भी भाषण नहीं हो रहे थे। ऐसे जो लोग आज प्रोग्रेसिव मुस्लिम जो आगे आ रहा है, उसको जिस ढंग से ये सरकार तकलीफ दे रही है, वो बिल्कुल गलत बात है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दंगों की साजिश करने वाला ताहिर खान का सबसे बड़ा साझेदार उमर खालिद था। टुकड़े गैंग का सरगना उमर खालिद और इनके साथ 15 वो लोग थे जिनके खाते में कई दंगों के दाग हैं। तो क्या दिल्ली में जो सीएए के विरोध के नाम पर दंगे हुए, उनका मकसद दिल्ली को चलाना नहीं, देश को तोड़ना था? ऐसे में सवाल ये
कि क्या दिल्ली में होने वाले दंगे सरकार के विरोध में नहीं, एक संप्रदाय के विरोध में थे? पूछता है भारत। दोस्तों, आज डिबेट पर सैयद जफर इस्लाम, एडवोकेट नीरज अरोड़ा, जो दिल्ली के राइट्स फैक्ट फाइंडिंग टीम के मेंबर हैं, सैयद यासिर जिलानी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, विनय सिंह, बीजेपी के समर्थक अकील खान, आम आदमी पार्टी के समर्थक शादाब चौहान, पीस पार्टी के सेक्रेटरी है, चेतन सिंह कांग्रेस के समर्थक और विवेक श्रीवास्तव सीपीआई के। दोस्तों, डिबेट शुरू करते हैं। हम आज आमंत्रित करता हूं पूछता है भारत में सैयद यासिर जिलानी और अकील खान के बीच में डिबेट शुरू हो कि सैयद यासिर जिलानी, याद है आपको इसी प्रोग्राम पे और इसी चैनल पे, इसी रिपब्लिक भारत पे यही अकील खान हर दिन आके आपको गाली देता था जब आप कहते थे कि दिल्ली में दंगे कराए जा रहे हैं, तो कहते थे आप सांप्रदायिक हैं, आप कम्युनल हैं, आप झूठे हैं, आप पर मुकदमा होना चाहिए। याद है कि नहीं जिलानी जी आपको? और आज खुलकर कहेंगे कि ये दंगा नहीं जी, मुझे याद है। दिल्ली वालों को मारने की तैयारी थी कि नहीं थी? पूछता है भारत। जिलानी जी, थी कि नहीं? डिबेट शुरू हो जाए। अर्णव गोस्वामी के पत्रकारिता की सच्चाई को और रिपब्लिक जिस तरीके से खबरें लेके आता है, सच को दिखाता है, सच का सामना भारत से कराता है, मैं सबसे पहले आपको, आपके टीम को और रिपब्लिक भारत को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और ये जो अभी हमारे साथ पैनलिस्ट बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम एफआईआर करेंगे, ये झूठ है, ये है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, आज जब चार्जशीट में सारा का सारा सच्चाई सामने आया है, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है, तो इनकी आवाज बोलती बंद हो गई है। अब बताइए कि आखिर कौन दिल्ली को जलाना चाहता था, वो सामने आ गया है। उमर खालिद, ताहिर, उसका भाई और तमाम जिन लोगों पे चार्जशीट हुआ है, वो चाह रहे थे कि एक सुनियोजित और संगठित तरीके से इस दंगे को पूरे दिल्ली में फैलाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा हुआ होता तो दिल्ली का दंगा और बड़े रूप में होता। और ये तमाम लोग जो उस दिन सवाल कर रहे थे, अब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। जिलानी साहब, आवाज बहुत है, मैं बोलूं? अब आप कह रहे हैं मैं बोलूं, तो मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट अकील खान, बहुत दिनों के बाद आप आए हैं, आज तो सुनना पड़ेगा। आज मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे। एज ए एंकर मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एज ए एंकर करेंगे। एज ए नागरिक पूछता हूं, एज ए नागरिक किसी का पक्ष नहीं लेंगे। मुझे एंकरिंग मत सिखाइए, ये कोई तकवाला चैनल नहीं है जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करता है ताहिर हुसैन का। सुन लीजिए अब आप मेरी बात, अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हो तो बोलने की बारी मेरी है। और सुन लीजिए अकील खान, मैं बोलूं? आप बोलेंगे, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। प्लीज मेरी बात सुनिए, उसके बाद बोलिए। प्लीज एक मिनट अकील खान, आज मेरी बात सुनिए पहले आप। पीछे से मदद एक शुरुआत करना चाहता हूँ। दिल्ली में दंगे कराए गए कि नहीं थे? आप दिल्ली में दंगे कराए गए कि नहीं? सुनियोजित थे कि नहीं? पानी राख, अरे सुन लीजिए, अब आपकी बात सुन ली मैंने। जिलानी साहब और अर्नब, आपकी बात सुनिए मैंने, अब आप मेरी बात सुनिए। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उमरे, मोदी भाजपा चूत, सब बर्बाद हो जाएंगे। पूरे दुनिया के अंदर मोदी के साथ खड़े हैं, उसमें डाउन इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन, आप ताहिर को अगर गलत नहीं मानते हैं तो आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। जिस आदमी ने दंगों का मास्टरमाइंड कपिल मिश्रा वहां बैठ करके अय्याशी कर रहा है, और ये हमारे मिनिस्टर है, हमारे मिनिस्टर गृह राज्य मंत्री, उन्होंने इंस्टिगेट किया था, प्रवेश वर्मा, ये तीनों जो मास्टरमाइंड है दिल्ली दंगों के, कहां है वो? कहां पर बैठे हुए हैं तीनों दंगेबाज? और उसके अलावा हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहां की बात आप पहले कि ये जांच इम्पार्शियल नहीं है, जो लोग ये जांच इम्पार्शियल नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है, सुन लीजिए, दिल्ली में आग लगाई और दिल्ली को जलने दिया, दिल्ली के लोगों को मारा, दिल्ली के मासूम लोगों की जान ली, उनको उनके नाम है चार्जशीट में। अकील खान, अब भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप अंधे हो गए हैं। आज भी
आप यासिर जिलानी और अर्नब गोस्वामी से सवाल करेंगे? कमाल के हैं आपकी जो ये अंधी सोच है। आप आंखों से अंधे तो हो ही गए, अपनी सोच से भी अंधे हो गए हैं आप। अंधी सोच किसकी है? बीजेपी के मोशा गैंग की है। ये मोशा गैंग देश को बर्बाद कर देगा। अंधी सोच वाले, नैरो माइंडेड, जफर इस्लाम, भ्रष्टाचारी, सैयद जफर इस्लाम डिबेट में है। आपका दिमागी आप किसका बोल रहे हैं अंधी सोच? अर्नब मुझे मौका दीजिए बोलने का। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अकील साहब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। आपने बोल दिया, काफी देर से सुन रहा हूँ आपको। अभी आप सीधी सी बात बोलिए, आपका समय, आपका बोलने का समय खत्म हो गया है। आपका बोलने का समय खत्म हो गया अकील जी, आपका बोलने का समय खत्म हो गया। अब देखिए, आप एफआईआर अब दर्ज हो चुका है। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है उसको कैसे दंडित किया जाए, अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब आपके भाषण की जरूरत नहीं है, आपने बहुत भाषण दे दिया पहले। अब आपने पहले बहुत भाषण दे दिया भाई, लोगों ने सुन लिया और उसको ठुकरा भी दिया, इसलिए कि उसमें सच्चाई नहीं थी। अब एफआईआर हो चुका है, एफआईआर में सारी दलीलें हैं। जो लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे इसके लिए ताहिर हुसैन और उनके जो गैंग लोग, अब उनको बिल्कुल साफ। आप ईवीएम सरकार, अरे सरकार गई है, सरकार नहीं गई, लेकिन हकीकत थोड़ी खत्म हो जाएगा। जो लोग अगर जिम्मेदार है, आपके चिल्लाने से और छलने और कुत्ते से वो दिल्ली दंगे कर रहे हैं जो फरवरी में जो एफआईआर में फाइल हुआ है, जो दस्तावेज है वो सब आपके सामने कोर्ट में भी रहेगा। आपके उछलने कूदने और चिल्लाने से और अर्नब को गाली देने और मेरे गाली देने से कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए कि आपके झूठ के जो है अरे भैया, अरे मुझे सब मालूम है, आपके नॉलेज की जरूरत नहीं है। मैं इतना सिर्फ बता रहा हूँ कि अब एफआईआर में जरा प्रो ये देश को एफआईआर में अकील खान जी को मैं आज अकील खान को आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं मेरे प्रोग्राम पे कि बोलने का मौका आपको दिया। इसका मतलब ना समझे कि बिना एक भी सवाल लिए अपने प्रिपेयर्ड भाषण को लेके भाषण देके मेरे प्रोग्राम से निकल जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई तक वाला नहीं चल रहा है, ये रिपब्लिक भारत का है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं देने वाला। मैं सुनिए अकील जी, मेरी बात सुनिए। अभी शादाब चौहान डिबेट पे आए और आपके साथ डिबेट पे होंगे एडवोकेट नीरज अरोड़ा। एक मिनट एडवोकेट नीरज अरोड़ा और शादाब खान डिबेट पे आइए। और मैं ये कहूंगा आपको शादाब खान जी कि एडवोकेट नीरज अरोड़ा, इन्होंने दिल्ली दंगे की फैक्ट फाइंडिंग टीम के मेंबर हैं। इनको एक एक तथ्य पता है, एक एक फैक्ट पता है। ये ग्राउंड पे जाके इन्होंने छानबीन की है पूरे मामले की। एडवोकेट नीरज अरोड़ा, अगर मैं आज कहूं कि दिल्ली में दंगा नहीं, दिल्ली वालों को मारने की तैयारी की गई थी, इतनी बड़ी साजिश जो आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। दंगे के लिए लिटरेचर तैयार किया गया था, उसमें लिखा था कि दंगे की हालत में घर की औरतें क्या करें। कहा गया था नंबर 1, मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, घर में खौलता हुआ तेल रखें। दूसरी बात, बिल्डिंग की सीढ़ियों पे तेल या शैम्पू डाल दें। तीसरी बात, लाल मिर्च का पाउडर तैयार रखें। चौथी बात, घर में तेजाब की बोतलें रखें। पांचवी बात, बालकनी में ईंट पत्थर जमा करें। छठी बात, कार बाइक से पेट्रोल निकाल कर रखें। सातवीं बात, लोहे के दरवाजे में बिजली का करंट लगा दे। आप हंसिए मत, आपको मजाक लग रहा है शादाब? हाँ, मजाक लग रहा है आपको। और आप लोग कह रहे हैं कि औरतें सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। ये प्रदर्शन लग रहा है आपको? ये प्रदर्शन है सीए के खिलाफ युद्ध की तैयारी है? अर्नब सुन लीजिए शादाब, अरे सुनिए, ये सारी बातें आप एडवोकेट नीरज अरोड़ा को पूछिए। युद्ध होगा संविधान विरोधियों के खिलाफ। पूछिए, मैंने कुछ गलत कहा तो? हाँ, युद्ध होगा संविधान विरोधियों के खिलाफ, युद्ध होगा मानवता के दुश्मनों के खिलाफ, युद्ध होगा संविधान को बदलने वालों के खिलाफ, युद्ध होगा सीए जैसे काले कानून को ला करके भारत के मूल निवासियों से अधिकार छीनने वालों के खिलाफ संवैधानिक युद्ध होगा। और दूसरी आप मान रहे वहां पे युद्ध की तैयारी हो रही है। विनय जी देखिए, मान रहे, विनय जी खुलकर बात कर रही है।
ये सिर्फ अभी खुलकर बोल रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ एक युद्ध होगा, नाटक क्या है। मतलब है? ये सिर्फ और एक प्रोपेगेंडा मतलब है? है, झूठा साबित होगा कोर्ट में। ये अर्नब सुनिए मेरी बात, ये झूठा साबित होगा। ये अर्नब ताहिर हुसैन जिसका नाम है, एजेंडा है, वो आम आदमी पार्टी का पार्षद है, और आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जो देश के सारे पॉलिटिकल लीडर्स का ड्यू डिलिजेंस करती है। अपने पार्षद ताहिर हुसैन का उसने ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं किया? और यहां तक अर्नब कि जब ताहिर हुसैन का नाम आया दंगे में, तो संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया। और उमर खालिद का बताता हूं अर्नब, उमर खालिद केवल टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर नहीं है। उमर खालिद का बाप सिमी का अध्यक्ष था। उमर खालिद का बाप एंटी नेशनल पार्टी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उमर खालिद खानदानी देशद्रोही है, उसका बाप भी देशद्रोही था, उमर खालिद भी देशद्रोही है। और अरविंद केजरीवाल के सामने आना चाहिए कि पूरी दुनिया के लोगों का ड्यू डिलिजेंस करते हैं, और अपने पार्षद का क्यों नहीं ड्यू डिलिजेंस किया? ताहिर हुसैन का जब नाम आया है, इन लोगों ने ताहिर हुसैन का समर्थन किया है। अर्नब, मैं शुरू दिन से बोल रहा हूं, पीएफआई जैसे संगठन ने अदालत तय करेगी कौन अपराधी है कौन नहीं है। रिपब्लिक भारत में बैठ के तय नहीं होने वाला है। अगर 1 करोड़ में एक AK-47 खरीदा जाता है, तो आप ये समझो कि 100 करोड़ रुपया आप बताइए भाजपा ने 10,000 AK-47 खरीदा जा मंत्री को नहीं पता चला। इम्पैक्ट समझ रहे हैं आप कि समाज पर क्या होगा, क्या कर रही थी देश पर क्या होगा? आज 10 दिन अरे गृह मंत्री की बात छोड़िए साहब, गृह मंत्री तो ऐसा है कि आप जैसे चूहों को घर से निकाल कर सड़क पर दौड़ा कर सजा दी जाएगी। परवेश वर्मा ने क्या कहा था? मंत्री के छोड़िए, अनुराग गृह मंत्री है, अंदर की सच्चाई बाहर आ रही है। शादाब चौहान जी, आप एडवोकेट नीरज अरोड़ा के साथ डिबेट पे आए। शादाब चौहान और नीरज अरोड़ा जी डिबेट पे आए। नीरज अरोड़ा जी, पहला सवाल आपसे मेरा ये है, देखिए जी, और जरा नीरज अरोड़ा जी की बात मैं सुन लूं, सवाल कर लूं जी, बताएं। नीरज जी, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये दिल्ली को नहीं देश को जलाने की तैयारी थी? मैं कहता हूं, मैं इस तथ्यों से साबित करता हूं कि पुलिस की चार्जशीट में क्या लिखा है। ये सच है कि नहीं नीरज अरोड़ा जी, कि चार्जशीट में लिखा गया है कि 8 जनवरी को शाहीन बाग में उमर खालिद और ताहिर हुसैन की मीटिंग हुई थी? ये सच है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सच है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि ये दंगे नहीं थे, ये सुयोजित तरीके से किया गया एक अटैक था। जब हम लोगों ने इंक्वायरी की तो हमने वहाँ पर फाइंड आउट किया कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी बहुत पहले से प्लान की गई थी, जिसमें कि एंटी नेशनल एलिमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो लोकल MLA और लोकल जो एलिमेंट्स थे वो सारे इन्वॉल्व थे। बहुत हैरानी की बात यह थी कि जिस दिन दंगे होने हैं 24 तारीख को, उस दिन कोई भी मुस्लिम स्कूल खुला नहीं। जिन हिंदुओं ने अपने बच्चों को मुस्लिम स्कूलों में भेजा, जिन मुसलमानों ने अपने बच्चों को हिंदू स्कूलों में भेजा, वो 11 बजे जाके अपने बच्चों को ले आए और स्कूल वालों को बताए कि जी आज 1:30 बजे यहाँ पर दंगे होने हैं। और देखो सबसे हैरानी की बात, विवेक, देखिए इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल में नहीं ला रहा। एक मिनट मेरी बात सुनिए। एडवोकेट नीरज अरोड़ा, आपको भी मैं एक बात कह देता हूँ, मैं इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल लाता ही नहीं हूं। मेरी बात सुनिए, 1 मिनट विवेक, 1 मिनट चुप रहिए। ये है जो हिंसा कराते हैं, दंगा है, हिंदू भी एक तरफ से हिंसा के कारण जिनको नुकसान होता है, यही डिवीजन है भारत में। सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए 8 जनवरी को विवेक मेरी बात सुनिए। 8 जनवरी को शाहीन बाग में उमर खालिद और ताहिर हुसैन की मीटिंग हुई। आपको याद होगा विवेक जी कि उस समय शाहीन बाग में जिन्ना वाली आजादी के नारे लग रहे थे, यानी कि देश तोड़ने के नारे लग रहे थे। उस मीटिंग में उमर खालिद ने कहा कि तुम दंगों की तैयारी करो, फंडिंग हम लोग और PFI करेंगे। यही सच है तो मैंने देश को बताया था कि PFI पूरे देश में दंगों की साजिश कर रही है, वो दंगों के लिए फंडिंग करा रही है। आज ये साबित हो गया। मैं नीरज जी से पूछना चाहूंगा, नीरज जी मुझे बताइए, 1 मिनट जरा नीरज जी की बात सुन लो, मैं सवाल पूछ रहा हूं उनसे। नीरज जी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI की क्या भूमिका है इसमें? PFI की क्या भूमिका है? विवेक जी जरा 2 मिनट शांत हो जाइए ना, दूसरों की बात सुना करिए ना। एक क्या हर समय एकदम मोटर गाड़ी की तरह बोलते रहते हैं? नीरज जी बताइए मुझे PFI की क्या भूमिका है? जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जी,
पीएफआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लिया, लोकल फंडिंग कलेक्ट की, उसके बाद सारे इस ऑपरेशन को पूरे इंडिया लेवल पे फंड किया। 130 करोड़ रुपया उन्होंने इसमें खर्च किया। और उसके अलावा जो दिल्ली था, दिल्ली की भी प्रॉपर एविडेंस ईडी को मिली है कि उन्होंने करोड़ों रुपया यहाँ पर खर्च किया। उन्होंने इसको फाइनेंस किया, ऑर्गेनाइज किया। और बल्कि इस बात को मैं बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा कि जो एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने बड़े प्री प्लान तरीके से, सुयोजित तरीके से सबसे पहले एंटी इंटरनेशनल नैरेटिव दिया। उस नैरेटिव को इन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू, उस नैरेटिव को इन्होंने फेसबुक, ट्विटर, सबके थ्रू इन्होंने ब्रॉडकास्ट किया, लोगों को उकसाया, एंटी नेशनल उनको एंटी नेशनल स्लोगन और नैरेटिव दिए। और जो लोग विवेक सोशल मीडिया पे नहीं हैं, जो लोग मोबाइल वगैरह यूज नहीं करते या कम करते हैं, उनके लिए इन्होंने मस्जिदों से जाने कराई, दीवारों पर इन्होंने पोस्टर चिपकाए। और मैं अभी 1 मिनट मैं जफर इस्लाम के पास जाना चाहता हूं। जफर इस्लाम जी, 1 मिनट रुकिए। जफर इस्लाम जी डिबेट पे आइए। जफर इस्लाम जी, अब अगली सच्चाई सुनिए। 16 फरवरी को सुनिए इसको। शादाब चौहान कुछ कह रहे हैं, बोलिए शादाब जी, क्या कह रहे हैं आप? अपनी बात रख लीजिए। मैं बड़ा डेमोक्रेटिक हूं, सब मैं ये कह रहा हूं कि जो रिपोर्ट आई है ये पूरी तरीके से प्रोपोगेंडा है। इसलिए प्रोपोगेंडा है क्योंकि हाईकोर्ट को विश्वास नहीं है। दूसरी बात, ताहिर हुसैन अगर षड्यंत्र रच रहे थे, आपने कहा आजान दिलवाई गई, क्या आप ये बताना चाह रहे आजान से दंगा होता? दूसरी बात, इसमें दिल्ली पुलिस खुद इन्वॉल्व है। दिल्ली पुलिस की नाकामी है, वो खुद इन्वॉल्व है इसमें। ये तो पूरा मामला कोर्ट में ही जाएगा ना, जो एफआईआर कोर्ट में ही जाएगा। तो आपको क्यों पहचानी हो रही है? हकीकत तो सामने आपके है। बिल्कुल कोर्ट में जाएगा और ये गलत साबित होगा। तो आप आज बिल्कुल नहीं गलत साबित होगा। अगर सच्चाई है तो सच्चाई है, कोर्ट में भी प्रूफ होगा। लेकिन आप पहले से कैसे जजमेंटल हो रहे हैं कि कितना भी बच लीजिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं इसलिए जजमेंटल हो रहा हूँ क्योंकि ये दबाव में किया गया। दिल्ली पुलिस का रवैया क्या था? कमी है मौजाद को जलाने वाला कौन? कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा? गोली मारो कहने वालों पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। एफआईआर में आपने एफआईआर से पहले जो बोलना था बोल दिया। एफआईआर में सारी दस्तावेज आ गए, सारी चीजें आ गई, सारी दलीलें, सारे फैक्ट सर्टिफिकेट आ गए। गृह मंत्री के दबाव में काम कर रही है। अकील खान और सैयद यासिर जिलानी। अकील खान जी, अगला सवाल। अकील खान जी मेरी बात सुनिए। अकील खान जी, बहुत लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, आपसे बात कर रहा हूं मैं। देखिए, बहुत लोग प्रोग्राम देख रहे हैं और मेरे पास 3-4 कमेंट आए हैं कि अकील खान आज बहुत दिनों के बाद आए आपके प्रोग्राम पे, बहुत चिल्ला रहे हैं मगर एक भी सवाल नहीं सुन रहे। तो मैं आपको अगर सवाल सुनने को कहूँ ना तो सुन लीजिए, नहीं तो लोग चर्चा करते हैं ना। रिपब्लिक भारत पूछता है भारत कितने लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं कि ये डर जाते हैं। आप डरा मत कीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं शांति से आपसे बात कर रहा हूँ, अपना ठहराव, हम डरते हैं। अब आपकी अपनी गरिमा है, आप जरा थोड़ा सा ना आराम से बात कीजिए। देखिए 16 फरवरी को दोस्तों, मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं दोस्तों कि 16 फरवरी को दिल्ली में दंगे हुए, उसके ठीक एक दिन पहले ताहिर अपनी लाइसेंस पिस्टल पुलिस के पास से ले आया। पहला तथ्य रखा। दूसरी बात, उसी दिन सैयद यासिर जिलानी जी, आवाज आ रही है ना? उसी दिन ताहिर ने 100 कारतूस खरीदे। जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। गन, जो बोलते गन शॉट्स, हाँ गन शॉट, कारतूस खरीदे। दंगों के बाद उसके बाद सिर्फ वहां पे 64 कारतूस थे, 22 खोखे मिले। समझ रहे ना? 100 कारतूस खरीदे, 64 कारतूस मिले, 22 खोखे मिले। बोलो कुछ। तो वहां पे 22 बार पिस्तौल का इस्तेमाल क्यों किया? 1 मिनट रुकिए अकील जी, रुक जाइए। मैं आपका पूरा ना, वो क्या कहते हैं ना, आप जो भी बात पेपर लेके आए, जो लिख के आए ना, उसका मैं बिल्कुल इधर चटनी बना रहा हूं। मैं पूछता हूं आज कि ये 22 गोलियां ताहिर ने किस पर चलाई? तो पूछता है भारत। दुश्मनों की बनाई है जिलानी जी, वो 22 गोलियां ये साजिशें रची, 22 खोखे जो मिले,
वो 22 गोलियां ताहिर ने किस पर चलाई? क्या इनकी गोलियों से आईबी के हेड कांस्टेबल अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन ने मारा? वो गोलियां पूछता है भारत। बेकसूर, और क्यों ना पूछूं मैं? बेकसूर, क्यों ना पूछूं मैं? बेजुबान इंसानों क्यों ना पूछूं? इंसानों के ऊपर चलाई क्यों ना गई, पूछूं मैं? जिनकी पूछता है जानें भारत। गईं। और ये साबित होता है, और ये चार्जशीट में भी सारी की सारी विवेचना होने के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि ताहिर के पिस्तौल से गोली चली। अकील साहब के साथ प्रॉब्लम ये है कि अकील साहब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेंगे, क्या अकील साहब ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि तेजाब की पन्नियां ताहिर के घर से मिली थी, मेरठ से बुलाया है, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, पेट्रोल भरे बम जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी वो ताहिर के छत से मिली थी, ये नहीं मानेंगे। इनको एक तरफा चश्मा दिखाई देता है, इन्हें लगता है ताहिर क्योंकि मुसलमान नाम है तो ये इसके साथ खड़े हो जाएंगे, जबकि इनको ये सोचना चाहिए अपराधी अपराधी होता है, अपराधी के साथ खड़ा होने वाला भी अपराधी के श्रेणी में आता है। इसलिए आप अपराधी ताहिर के साथ मत खड़े होइए। पुलिस की विवेचना चार्जशीट के बाद उसका नाम क्लियर हो गया है। आप तो वो भी बात भूल गए जो शर्जिल ने कहा था, पूरे दुनिया के अंदर जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड है, किन लोगों ने करी? सारे भारतीयों ने क्या कहा था? खत्म कर रहे हैं, भारतीयों की नौकरियां खत्म हो रही है, बंद कर दो, अलग कर दो, ये तो सोच रखते हैं जिनको आप सपोर्ट करते हैं। और साफ है ये खोलिए, मोदी जी ने भारत के मुसलमान भी सोच रहे हैं कि आप जैसे लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी पूरे दुनिया के अंदर खड़े हो जाते हैं। हमारे भारतीय लोगों की साथ कब होती जा रही है? हो गया केजरीवाल ने उसको बचाने की क्या कर कोशिश दिया कीजिए। ये बताइए, और केजरीवाल ने क्यों नहीं इस पे बोला, क्यों नहीं ताहिर के खिलाफ खुल के बोला, ये भी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक आंखों का अंधा होता है, एक अकल का अंधा होता है। आप अकल के अंधे हो गए हैं, आप अपराधियों के साथ खड़े होने लगे। आप कभी शर्जिल इमाम का पक्ष लेते हैं, कभी आप जेएनयू के गैंग का पक्ष लेते हैं, कभी आप उमर खालिद जैसे अपराधी का पक्ष लेते हैं, और अब घोषित अपराधी है ताहिर, उसका भाई, उसके साथ तमाम जिन लोगों का नाम चार्जशीट में आया है, आप उसके साथ दिखाई दे रहे हैं। ये दोस्तों आज हमारे साथ उड़ा रहे हैं। एक मिनट दोस्तों, हमारे साथ हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर अमित चौधरी है, जो भारत के सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है। अमित चौधरी जो मेरे साथ है आज, एक मिनट जरा सब लोग सुन ले, सब हमारे पैनलिस्ट को स्क्रीन पे लाओ। अमित चौधरी इस पूरे केस को, मैं कह देता हूं अकील, आप तो जरा कागज पे कुछ लिखवा के लाए हो ना, वो रट के आए हो, रटी हुई बात आप कह रहे हो, मगर अमित चौधरी ने छानबीन की है इसमें। 2 केस में अमित चौधरी ने जिस तरह की रिपोर्टिंग की है दोस्तों, ये दिखा दिए कि असली रिपोर्टिंग, बेबाक रिपोर्टिंग क्या होती है। एक तो मौलाना साद के केस को पर्दाफाश किया था अमित चौधरी ने, शर्जिल इमाम के केस को पर्दाफाश किया था अमित चौधरी ने, और दिल्ली दंगों के बारे में ताहिर हुसैन के रोल के बारे में अमित चौधरी ने पर्दाफाश किया था, और पूरे तथ्यों के साथ आज खड़े हैं। देखिए अमित जी, आइए डिबेट पर। मैं चाहता हूं कि आज अमित के साथ सारे लोग डिबेट पे आ जाए। शादाब चौहान को तकलीफ है ना, तो अमित चौधरी से पूछिए। चेतन सिंह, विवेक श्रीवास्तव, अकील खान बहुत चिल्ला रहे हैं, अमित चौधरी से पूछिए। मैं कह रहा हूं कि अमित चौधरी दंगों के लिए फंडिंग के बारे में बताइए, इसका खुलासा भी रिपब्लिक भारत में आपने किया था। एक एक पैसा कहां से आया बताइए आज लोगों को, बताइए अकील खान को कि पैसे कहां से आए थे, हवाला रूट से आए थे, किस रूट से आए थे, बताइए लोगों को। शादाब पहले सुन लीजिए, बता दीजिए, शादाब पहले सुन लीजिए। वो एक तरफ की थी, और जो शादाब, अमित चौधरी को बोलने दे, उसके बाद उनको घेरे। अमित चौधरी को बीच में रखे, पहले अमित चौधरी बात करेंगे दोस्तों, अमित चौधरी बीच में सबको रखे, उनको बोलने दे, उसके बाद शादाब पहले आप उनको बोलने दे, उसके बाद इस पूरे दंगे के पहले अमित को बोलने दीजिए, इस तरीके की उनके बोलने के पहले ही आप शुरू हो जाते गलत बात। उमर खालिद ने ये पैसे जुटाए, और पैसे जुटाने के बाद ये दंगा करवाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दे दिया ताहिर हुसैन को। और ये पूरी की पूरी जो डील है वो 8 जनवरी को शाहीन बाग के अंदर ये डील फाइनलाइज होती है, और उसके बाद 7 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी को एक मोटा अमाउंट जो है हमारे पास
कंपनी के नाम है मीनू फैब्रिकेशन, इस कंपनी के जो अकाउंट में है वो पैसा वहां पर पहुंचता है, और दूसरी कंपनी का नाम है एसपी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये दो कंपनीज है, फिर से बताना चाहूंगा, मीनू फैब्रिकेशन और एसपी फाइनेंशियल सर्विसेज, इन दोनों कंपनीज के अंदर 6 सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होते हैं। और ट्रांजैक्शन की डिटेल भी मैं आपको बताना चाहूंगा। 7 जनवरी को 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होता है, 10 जनवरी को 20 लाख और 12 लाख रुपए के 2 ट्रांजैक्शन होते हैं। उसके बाद 13 तारीख को 10 लाख रुपए का और 16 तारीख को और 14 तारीख को 16 और 14 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। ये सारा का सारा पैसा किस लिए आता है? दिल्ली में दंगे करवाने के लिए, लोगों को जुटाने के लिए और उन्हें भड़काने के लिए। उसको ठीक कीजिए। जॉब मार्केट खत्म हो चुके हैं, उनको ठीक कीजिए। आप एक बात बताइए, जो अमित चौधरी ने बात रखी, दोस्तों आप देखेंगे अभी आपको मैं बताऊंगा। अमित चौधरी आपको एक बात बताऊं मैं, एक मिनट रुकिए दोस्तों। अगर अमित चौधरी, एक मिनट रुकिए, ये रिपब्लिक भारत है ना विनय, ये रिपब्लिक भारत है ना, तो बहुत चिल्लाएंगे। आपको बताओ नीरज जी, मैं विनय जी आपको कह दूं, अगर ये तक होता जो ना थे ना कभी होने वाले हम, अगर ये तक होता, भारत ना होता, और तक में अगर हम किसी चौराहे में, किसी घर के गली में, किसी घर के बालकनी में बैठ के अगर हम ताहिर हुसैन के साथ क्यूट सा इंटरव्यू करते कि ताहिर हुसैन जी दुनिया के बारे में आपको क्या कहना है, और ताहिर हुसैन को प्लेटफॉर्म देते, तो चिल्लाते नहीं। मगर क्योंकि ताहिर हुसैन को एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि उमर खालिद को एक्सपोज कर रहे हैं, इसलिए अमित चौधरी पर चिल्ला रहे हैं। ये तक वाले के तरह अगर मैं किसी घर के बालकनी में बैठ के ना चिप्स खा के इंटरव्यू करते कि बताइए ताहिर हुसैन जी दुनिया आपके बारे में गलत बोल रही है क्या, और ताहिर हुसैन बोलते हैं गलत बोल रहे हैं, और हम उसको ब्रेकिंग न्यूज करके चलाते, तो फिर अमित चौधरी पर चिल्लाते नहीं। अमित चौधरी रिपोर्टिंग कर रहा है, खुलासा कर रहा है, तो अटैक कीजिए उसको। चिल्लाने की बात नहीं है, जो कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सही है कौन गलत। मैंने अमित चौधरी पर चिल्ला रहे आप। अमित चौधरी की रिपोर्ट सब हिम्मत आपकी है। पीएफआई ने 2 काम किया, ये अमित चौधरी से फंडिंग का काम पीएफआई का था और प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट का काम पीएफआई का था। और देखिए दोस्तों, रिपोर्टर पर किस तरह से दबाव बनाने की कोशिश। और देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दंगे जानबूझकर अमित बोलिए, अमित आप बोलिए, बेबाक होकर बोलिए, डरिए मत बोलिए, आप बोलिए। अमित, इंडिया का ध्यान खींचा जा सके एक बार फिर से, क्योंकि देखिए इंडिया में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दौरा होने वाला था, और उमर खालिद सीधे तौर पर ये कहते हैं ताहिर हुसैन को कि उस समय कुछ बड़ा करो, बड़ी साजिश रचो, दंगे करो। और ये बात हम नहीं कह रहे, चार्जशीट में ताहिर हुसैन ने खुद कबूल किया है कि उसे उमर खालिद ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उमर खालिद ने उसे बोला था कि कुछ बड़ा करना है, माहौल बिगाड़ना है, ताकि इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान खींचा जा सके। और ट्रंप जब यहाँ पर पहुंचेंगे, जब पूरी दुनिया की मीडिया यहाँ पर होगी, तो देश में दंगे करवा दो, माहौल बिगाड़ दो। और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, इसके लिए फंड जुटाया गया, और वो फंड जुटा करके लोग जुटाए गए, बाहर से लोग लाए गए, उनके ऊपर पैसे खर्च किए गए। जो लोग आते थे, शाहीन बाग में आते थे, दिल्ली में जितने भी प्रदर्शन हुए, ये बात सामने आ गई है कि उनको बकायदा पैसा बांटा गया, और वो इस चार्जशीट में बोलने दीजिए, अमित चौधरी को बोलने दीजिए। और ये बात ताहिर हुसैन ने खुद माना। हमने पूरे देश में इस आंदोलन को मैं आज कहना चाहता हूँ, आज मैं हमने दिल्ली में 2 दिसंबर को की थी। ये देश के खिलाफ। हाँ, एक मिनट, खुलासा बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं खुलासा, ये देश शादाब चौहान का खुलासा बोलिए। शादाब जी कीजिए। इस आंदोलन मान लिया शादाब चौहान ने प्रोग्राम पर पूरे देश भर में, अमित चौधरी, और हमें गर्व है कि बिल्कुल मैं आपके प्रोग्राम में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कौन सा आंदोलन की शुरुआत की थी। हम लोगों को शर्म है आपके जैसे व्यक्ति पर जो गर्व करता है उस साजिश के खिलाफ। एक साजिश मान गया प्रोग्राम पर आज अमित चौधरी, विनय ये मान गए साजिश के बारे में। मासूम लोगों को घर से बाहर पैसे के लालच में लाया जाता चौहान है। ने मान ली बात। यही वजह है कि ताहिर हुसैन की जो दंगा फैक्ट्री थी, जो उसका घर था, जहां पर बकायदा एसिड मिले, जहां पर पेट्रोल बम मिले, वहां के जो सीसीटीवी है वो 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक की उसकी फुटेज नहीं मिली। पुलिस रिकवर नहीं कर पाई क्योंकि सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे। इसका मतलब यह है कि सुनो, जिस तरीके से साजिश रची गई, इन्हें पता था कि उस समय खून
खराबा होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिंजरा तोड़ की भी बात मैं करूंगा। जो दूसरी चार्जशीट हुई है, 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई है, इन दोनों महिलाओं ने कबूलनामा किया है और बोला है कि किस तरीके से दंगे जो भड़काए गए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भड़काए गए और महिलाओं को ढाल बनाया गया। और ये महिलाएं पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में घूम घूम कर गलियों में महिलाओं को भड़काती थी, उन्हें पैसे बांटे गए और मुझे आज कहूंगा अमित मेरी बात सुनो। अमित जिस डिटेल में दोस्तों, जिस डिटेल में आप जरा 1 मिनट मेरी बात सुने, अकील चिल्लाइए मत। जिस डिटेल में आपने देखा है जिलानी जी, जिस डिटेल में रिपोर्टिंग की अमित चौधरी ने, एक डेट, एक तथ्य और कितने पैसों की ट्रांजैक्शन हुई, किस तारीख पे, सबके डिटेल इधर दिए हैं। तो मुझे गर्व है कि अमित चौधरी से जैसे रिपोर्टर इस देश में और हमारे चैनल के साथ है। और चिल्लाइए, जितना चिल्लाना चाहे अकील जी चिल्लाइए अमित चौधरी पर, मगर ये रिपोर्टर वाला चैनल है। अर्नव जी, आप समझ गए ना, ये अंताक्षरी वाला चैनल नहीं है। अमित चौधरी जी को ये अंताक्षरी वाला चैनल नहीं है। जिलानी जी आइए डिबेट पे। जिलानी जी और अकील, जिलानी जी और अकील के बीच में डिबेट होगी अभी। जिलानी जी आइए। देश को विभाजित करने वालों के खिलाफ बोलिए। अर्नव जी, पहले मैं अमित चौधरी जी को नमन और सलाम करता हूं। एक तो इन्होंने बेहद रख रहा हूं, मुश्किल घड़ी में, मुश्किल कंडीशन में ये दंगे वाली पूरी रिपोर्ट करी थी, और दूसरी ये लॉकडाउन के ड्यूरिंग जो जमात को लेके इन्होंने दिखाया था, इन्होंने बेहद जो दिखाया, आज वो दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में एक चीज प्रूफ होते हुए दिखाई दे रही है। इस पे कोई शक नहीं है कि इनकी पत्रकारिता पे बिल्कुल सबको गर्व होना चाहिए, जैसे आपको गर्व हो रहा है। यही सच्चाई जो है रिपब्लिक भारत पूरे हिंदुस्तान को दिखाता है, और इसीलिए रिपब्लिक भारत आज हिंदुस्तान में नंबर 1 चैनल है। मैं अकील साहब से पूछना चाहूंगा कि अकील साहब, क्या बताएंगे अब भी आप अपराधी के साथ खड़े हैं? इस चार्जशीट के पढ़ने के बाद भी जो अपराधी हैं वो अपराधी हैं, आप मानिए। जो समाज में उन्माद फैलाना चाहते हैं, जो समाज में दंगा कराना चाहते हैं, आप उनके साथ क्यों खड़े हो जाते हैं बार बार? क्यों आप अपने पूरे कौम के ऊपर सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं? आप जैसे चंद लोग, सब नहीं है, कुछ लोग हैं जो हमेशा गलत के साथ खड़े हो जाते हैं। चाहे वो आप इतिहास उठा के देखिए, मैं आपके साथ पिछले 2 साल से डिबेट कर रहा हूं। आपने हमेशा जो डिबेट करी है मौजूदा सरकार, मोदी जी के खिलाफ, संघ के खिलाफ और सरकार के किए हुए कार्य के, आप अच्छे कामों के भी आप खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आखिर इस तरह की मानसिकता क्यों है? कहीं तो आप मैं एक बात कह दूं, मैं दूसरी बार कर रहा हूं, 1 मिनट, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जानते हैं दोस्तों, ये लोग, मैं आज खुलकर कह दूं, इस बात को हिंदू मुस्लिम ना करें। मेरी बात सुनिए अकील जी, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, दंगाई का कोई धर्म नहीं होता, इसको हिंदू मुसलमान मत करिए। मगर जानते हैं, सुनिए ना, सुनिए, शांति से सुनिए नीरज जी, ये दंगाइयों की हिम्मत कैसे बढ़ गई? क्योंकि पॉलिटिशियन जो थे वो शाहीन बाग पर चुप रहे। दंगा हुआ क्योंकि ताहिर जैसे दंगाई पाले गए। दंगा हुआ क्योंकि अमानतुल्लाह खान जैसे भड़काने वालों को छूट मिली। दंगा हुआ इसलिए मैं कहता हूं कि दंगे के दोषी वो सब हैं जिन्होंने दंगा करने वालों का साथ दिया। अरेस्ट करना जरूरी है। कपिल मिश्रा किंग, नीरज जी, ये मास्टरमाइंड, नीरज जी, इसकी हिस्ट्री नहीं हुई है। अर्नब, ये का लोटा कपिल मिश्रा, ना घर का ना घाट। बोलिए। देखिए, ताहिर हुसैन की जो अरेस्ट है वो तो एक बिगिनिंग है। ताहिर हुसैन के पीछे जो इंटरनेशनल गैंग है, जो नेशनल गैंग है, जो PFI के लोग हैं, ये बहुत जरूरी है। जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, जो पिंजरा गैंग है, जो आपका दूसरे गैंग है, इनको पकड़ के और इनको प्रोसिक्यूट करना वुड बी द राइट टारगेट, क्योंकि इन्होंने नैरेटिव देके, लोगों को भड़का के, सोशल मीडिया को यूज करके, मस्जिदों को यूज करके, और इन्होंने उन दंगों को एक्चुअल में करवाया, प्री प्लान तरीके से एग्जीक्यूट करवाया। मैं और एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, दंगाइयों को सजा मिले, लेकिन उन्हें भी सजा मिले जिन्होंने दंगा भड़काया। सैयद जफर इस्लाम, सोनिया गांधी, जिन्होंने कहा था कि आर पार की लड़ाई होगी, बाहर निकलो। मैं फिर से कहना चाहता हूं, इसके पीछे जो पॉलिटिक्स थी, सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो ने कहा था कि आर पार की लड़ाई होगी, बाहर निकलो।
प्रियंका वाड्रा, जिन्होंने कहा था कि जो कायर होते हैं, जो घर में बैठे रहते हैं, भड़काने वाले यही सब लोग भी हैं, इनको भी सजा मिलनी चाहिए। और एक बात सुनिए अकील खान जी, आप लोग कह रहे हैं कि मासूमों को फंसाया जा रहा है। दिल्ली के चांदबाग इलाके का वीडियो आप भूल गए हैं? वहां क्या हुआ था? पुलिस पर पत्थर किसने मारे थे? पिस्तौल लेकर पुलिस की तरफ आगे कौन बढ़ा था? मैं जरा इनसे पूछना चाहता हूँ, बताइए मुझे। पूछता है भारत। मैं पूछना चाहता हूँ तो डिबेट में आज डिबेट पे अब सैयद जफर और चेतन। आप बार-बार डिफेंड कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे हैं, आप ताहिर हुसैन को क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, इस पार्टी के ताहिर हुसैन है जिनको आप लोगों ने वोट दिया है। दिल्ली ने इस बार पहली बार दो तरह के चेहरे देखे। एक तरफ एक मोहल्ले में तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन जश्न मना हुआ था, जहाँ पर आवाज ठीक नहीं आ रही, हम पे गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? हकीकत तो ये है कि उन्होंने जो गलत काम किया है उसके लिए आप उसकी पार्टी ने भी उनको सस्पेंड किया है, जैसा अमित ने बताया अभी रिपोर्टर ने। विनय सिंह जी क्या भारत ये भूल पाएगा? विनय सिंह जी विवेक श्रीवास्तव के साथ डिबेट पे आए। विनय सिंह जी, दंगाइयों की भीड़ ने कांस्टेबल रतन लाल को मारा कि नहीं मारा, पूछता है भारत। डीसीपी अमित शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ कि नहीं हुआ, स्टेटमेंट सही। जो लोग अनुज कुमार पर हमला हुआ कि नहीं हुआ, पूछता है भारत। समर्थन कर रहे हैं। ये 52 लोग जो मारे गए हैं, इसका आरोप, इनकी हत्या का आरोप सीधे सोनिया गांधी एंटोनियो माइनो पर भी लगता है, क्योंकि उन्होंने भी दंगों को भड़काने का काम किया। उन्होंने आर पार की लड़ाई की बात की। ऐसे समय में जब मामले को शांत करना चाहिए था, तो सोनिया गांधी ने इस मामले को इंस्टिगेट किया और कहा कि आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। इन 52 लोगों की हत्या का आरोप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर भी लगना चाहिए, जो दुनिया भर के लीडर्स का ड्यू डिलिजेंस करते हैं, लेकिन ताहिर हुसैन के साथ खड़े रहे, विशेष में आपने टिप्पणी उमर खालिद के साथ खड़े रहे। और भाई आप हिंदू मुसलमान मत कीजिए, आप हिंदू मुसलमान मत कीजिए। ये जो दंगा था, ये जो सीए के नाम पे दंगे हुए देश भर में, ये रेडिकल लेफ्ट और रेडिकल इस्लाम का जॉइंट वेंचर प्रोग्राम था। अर्नब, ये जॉइंट वेंचर था। विवेक श्रीवास्तव, इन लोगों ने खोल रखा था नहीं करते आप इनको। ये देश के खिलाफ साजिश थी, और जो लोग इस ताहिर खान के बजरंग दल के लोग जो मध्य प्रदेश में गन्स लेकर के ट्रेनिंग करते हैं, पूछता है भारत कि क्या एक्शन लेंगे आप? सब लोगों का क्रेडेंशियल स्कैन पूछता है भारत कि प्रधानमंत्री गोडसे के सामने नतमस्तक है या नहीं? ये कौन लोग पूछता है भारत क्या आरएसएस का एजेंडा है या नहीं? उत्तर दीजिए आप इसका। और पूछता है भारत कि क्या आप इसको मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन कराना चाहते हैं या नहीं? शाहीन बाग की बिरयानी खाई है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है आपके पास। की बात ही नहीं है इसमें, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, और आप हिंदू मुसलमान इसमें हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। अगर ताहिर हुसैन हिंदू होता तब भी मैं सवाल पूछता उसको, इसको हिंदू मुस्लिम मत करिए। एक मिनट, ये देखिए इनकी स्ट्रेटेजी। नहीं, जिलानी जी देखिए ना, जिलानी जी देख रहे हैं ना, दंगाइयों के बारे में बोला तो हिंदू मुस्लिम कर दी। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां पे? जो भीड़ चांदबाग में इकट्ठा हुई थी, सुनिए, पूछता है भारत, जो भीड़ चांदबाग में इकट्ठा हुई थी, पूछता है भारत, उसमें आम आदमी पार्टी के नेता मोहम्मद अकरम लेकर आए थे कि नहीं, पूछता है भारत। जाफराबाद में दंगा करने वाली भीड़ को आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन वहां पे लेकर आए थे कि नहीं, पूछता है भारत। जामिया में अमादतुल्लाह खान ने दंगा कराया कि नहीं कराया, पूछता है भारत। दिल्ली में हिंसा का हर कनेक्शन आम आदमी पार्टी के साथ था कि नहीं, पूछता है भारत। वो चुप क्यों हैं अब? अकील खान जी बताइए, पूछता है भारत, अब चुप क्यों है? दूसरा सवाल मेरा ये है, ये नहीं बता अकील खान जी आइए, पसीने आ रहे हैं ना आपको? कौन लेके पसीने आ रहे हैं पहुंचा था? उन्होंने क्यों एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जिससे वहां उन्माद फैले? ये इस पे भी कुछ नहीं बोलते। देश के अंदर दंगा करवाने वाले 99% सामने खड़े हैं कपिल मिश्रा, सामने खड़े हैं अनुराग ठाकुर, सामने खड़ा है प्रवेश वर्मा, और उसके ऊपर बैठे हमारे गृह मंत्री। क्या कपिल मिश्रा ने कारतूस खरीदे? क्या कपिल मिश्रा ने पिस्तौल का इस्तेमाल किया? क्या कपिल मिश्रा ने पेट्रोल बम फेंका? आप क्या बात कर रहे हैं? आप किसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं?
आप मुझे बताइए 1000 पेट्रोल पिस्तौल बम क्या से कपिल ज्यादा मिश्रा ने बुरा इस्तेमाल काम किया किया है, हजारों पेट्रोल बम से ज्यादा बुरा काम किया है, लाखों पेट्रोल बम फेंके हैं उसने दिल्ली की जनता के ऊपर, दिल्ली की सौहार्दता के ऊपर, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर उसने प्रहार किया है। सबसे बड़ा कल्प्रिट कपिल मिश्रा है, कपिल मिश्रा को अरेस्ट करो। नीरज दंगे करके इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नीरज इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाना जी बाहर देश को बर्बाद करने वाला, दिल्ली को दंगे करने वाला जिलानी जी ये फंस गए, बूढ़े फंसे आज प्रोग्राम पे आकर जी। अब मेरी बात सुनिए, तीसरी बात कह रहा हूँ, एक मिनट जिलानी जी आप आराम से बैठिए। अखिल जी ऐसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पसीने आ रहे हैं आपको, क्योंकि इतनी बातें मैं आपके सामने रख दी ना। और अभी भी अमित चौधरी हो ना, अमित हो ना, ये जो सच के खिलाफ खड़े होते हैं ना, रिपब्लिक भारत किसी को नहीं छोड़ेगा। अमित ये बताओ, अमित अखिल जी, अखिल देखो, ये मुझ पर अमित पर चिल्ला के कुछ नहीं होने वाला। अमित मुझे बताओ कि जिस ताहिर हुसैन ने दिल्ली में दंगा कराया, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसे कुछ लोगों ने मंच दिया था कि नहीं? और जिस ताहिर हुसैन ने कांस्टेबल अंकित शर्मा की जान लेने की बात है, उसमें उसे कमरे में बैठाकर हीरो किसने बनाया? कैमरे में बैठाकर एक चैनल वालों ने हीरो भी बनाया था। अब कहां मुंह छिपाएंगे वो तक वाले? ये दंगाइयों का इंटरव्यू करते हैं। अब मैं सवाल कर रहा हूं, हम अमित चौधरी दंगाइयों का इंटरव्यू नहीं करता है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं करते, हम उनका खुलासा करते हैं। देखिए दंगों के समय, मुझे ये बताइए अमित, हमने उसका स्टिंग किया, दंगों के समय ताहिर के घर पास, हाँ, ये पूरे साजिश को एक्सप्लेन कीजिए, इनको एक्सप्लेन कीजिए। सीए से लेके सरजील इमाम से लेके दिल्ली के दंगों के बीच में लिंक क्या है, बताइए। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में शाहीन बाग बनाने की कोशिश थी इनकी ये प्लानिंग थी कि करीब 50 शहरों को एक साथ ठप कर दिया जाए, वहां पर दंगे करवा दिया जाए। इसकी शुरुआत होती है मेरठ दंगे से, जिसमें 5 लोगों की 20 दिसंबर को मौत होती है, और भीड़ जब सड़कों पर उतरती है तो उसके पीछे से पीएफआई के लोग नकाब पहन के गोलीबारी करते हैं और बाहर ये मैसेज फैलाते हैं कि पुलिस गोलीबारी कर रही है ताकि दंगा और भड़के। और सरजील इमाम ने भी यही कहा, सरजील इमाम ये हमारा राइट चाहता था कि एक साथ अलग अलग जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो, और जब सरजील इमाम का स्टिंग ऑपरेशन हमने किया, जब वो पकड़ा गया तो उसके बाद बारी आई, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट था वो दिया गया ताहिर हुसैन को। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा 24 और 25 फरवरी को जब सबसे ज्यादा हिंसक दंगे हुए थे, सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी, सुबह 4 बजे तक फायरिंग हुई। इतना असला, इतना हथियार आखिर आया कहां से? 200 राउंड गोलियां चलती है, ये कहां से आया? इसके पीछे प्लानिंग पूरी थी, इसके पीछे लोग जुटाए गए थे, हथियार जुटाए गए थे और बकायदा पैसा बांटा गया था। प्लानिंग थी, अमित शाह की पूरी प्लानिंग थी, गृह मंत्री की प्लानिंग थी, अनुराग ठाकुर की प्लानिंग थी, अमित मिश्रा, कपिल मिश्रा की प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग करके इन्होंने अटैक किया है। प्री प्लान कॉन्फ्रेंस से कराए गए। अरे इनको कोई अस्पताल ले बिल्कुल होते हैं, और ये सत्ता पक्ष करता है, जो भी है। आप एनडीटीवी रोजाना बोलता है एनडीटीवी के दंगे होते नहीं है, करवाए जाते हैं। आपको करवाते हैं। नीरज, वेस्टेड इंटरेस्ट कौन है? वो पार्टी है जो सत्ता में है। नहीं, एक बात है, देखिए अखिल, आप लोगों को दंगाई याद है, दंगे कराए जाते हैं, आप लोगों को दंगाई याद है ना? बर्बाद करने का नहीं, एक मिनट अखिल, सुनो मेरी बात। दंगे कराए अखिल में सुनिए मेरी बात। आप लोगों को दंगाई याद है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड कांस्टेबल अंकित शर्मा याद है कि नहीं याद है? अंकित शर्मा मुझे याद है, कांस्टेबल रतन लाल नहीं याद है आपको? मुझे याद है। उसके साथ में आज आप लोग देश को जवाब दीजिए, जिन लोगों की मौत हुई है, आप शहीदों का के साथ है कि उनके खिलाफ है? उन सबको याद रखते हैं। आप शहीदों के साथ है कि दंगाइयों के साथ है? पूछता है भारत। दंगे किए गए हैं बीजेपी सरकार के द्वारा। शट अप! आप दंगाइयों के साथ है कि शहीदों के साथ है? पूछता है भारत। कपिल मिश्रा जिम्मेदार है, कपिल मिश्रा जिम्मेदार है। गोली मारो सालों को किसने कहा? वो लोग जिम्मेदार हैं। जो स्टाइल यूज किया गया, तो इनकी इंटेंशन थी लोगों में फियर ठाकुर जिम्मेदार है। एक मिनट डिवाइड करना। सैयद यासिर जिलानी लेफ्ट, ये सैयद यासिर जिलानी बोल रहे हैं कुछ। आप मुझे बताइए, आप लोग कह रहे हैं
कि निर्दोष लोगों को देखिए, फंसाया जा रहा है, तो मुझे बताइए 3 सवाल और हैं। मैंने कौन कहा सा कि इन निर्दोष लोगों को अपनी घर के कुछ छत नामों पे के भारतीय पेट्रोल जनता बम पार्टी रखता है? मंत्री का फोटो कौन सा निर्दोष अपनी घर में छत पे पेट्रोल बम रखता है? कौन सा निर्दोष व्यक्ति दंगों के दिन वाली सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करता है? कौन सा निर्दोष व्यक्ति दंगों के दिन अपने घर में आग घूम फिर के अपने घर के आगे बड़े बड़े पत्थर रखता है? दोषी तो ये निर्दोष नहीं है भाई। गोली चलाने वाले बाहर घूम रहे हैं। सफूरा जरगर ने क्या गुनाह किया? मीरान हैदर का क्या गुनाह? सफूरा जरगर का ये गुनाह कि वो गोली किसने मुसलमान है। चलाई? चार्जशीट में नाम आ चुका है शादाब चौहान। अगर पढ़े लिखे हो तो चार्जशीट को एक बार पढ़ो, पूर्ण रूप से पढ़ो। और मेरठ में दंगा कैसे हुआ? मेरठ में दंगा कैसे हुआ? मेरठ के दंगे में कौन लोग इन्वॉल्व थे? ये भी सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। ये आंख बंद करके आंख बंद करके ये सोचोगे, आंख बंद करके उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। इससे अपना भी हम अपने लिए भी तुम घातक। हम उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं पुस्तक की रक्षा के लिए। दिमाग को थोड़ा बड़ा करो, बड़े पैमाने बिल्कुल पे हम लोग सोचो। संवैधानिक संघर्ष के लिए तैयार हैं और हमें गर्व है इस आंदोलन को खड़ा किया है हमने तुम सच्चाई को हमने छिपा नहीं खून सकते। पसीना देकर आंदोलन को संवारा है। हमने खून पसीना देकर के इस आंदोलन को सींचा है, संवारा है और इस आंदोलन को आखिरी लक्ष्य तक लेकर जाएंगे। पुलिस से होते हुए कोर्ट पे पहुंचेगी। शादाब चौहान एक बात बताओ, और आपने बोला आज एक बार शादाब अंत में कहूं, शादाब देखिए, मैंने आपसे बुलवाया नहीं, आपने खुद बोला कि 2 दिसंबर से आप इसकी प्लानिंग कर रहे थे, यानी कि आप 2 दिसंबर से लेके बिल्कुल जनवरी के 14, 15, 24 तारीख को जो आप पूरी प्लानिंग आप कर रहे थे, उसके बारे में मैं आपको बुला के अगले डिबेट पे आपसे मैं पूरी बात निकलवा लूंगा, ठीक है ना? आप मेरे प्रोग्राम में बिना चिंता के आए और जो भी बोलना है आप बोलिए। आप पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए, आप कोऑपरेट कीजिए, आप कोऑपरेट कीजिए, आप कोऑपरेट कर दीजिए, आप बोल दीजिए, आप सबको पुलिस को सब बता दीजिए। हम पुलिस को बता देंगे कि आपके पास सब खबर है। 2 तारीख से 2 दिसंबर से आप क्या प्लानिंग कर रहे थे, आप जाके पूरी बात पुलिस के सामने रख दी। कह रहे हैं कि पीस पार्टी पहली पार्टी थी जिसने सीए के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंदोलन की शुरुआत की। वो नाम में पीस लिखने से कुछ नहीं होता है, हमेशा जारी नाम में पीस लिखने से कुछ नहीं होता है। दोस्तों हमेशा सच के साथ रिपब्लिक भारत और दंगाइयों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कौन करते हैं उनका तो नाम बताने की जरूरत नहीं है। आज अमित चौधरी की रिपोर्ट, तो जो रिपोर्टिंग ये 3, 4, 5 महीने से कर रहे हैं, आज पूरे दुनिया को पता है कि असली रिपोर्टिंग किसने की थी। गर्व है हमें ऐसी रिपोर्टिंग की। और दोस्तों कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा एक बड़े खुलासे और एक बड़े डिबेट, बड़े बहस के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।